हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की रिसर्च मैथडोलॉजी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में हम रिसर्च को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमने इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये कहा था कि हम जो आज की क्लास है उसमें वेरियस स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है रिसर्च की। प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ रिसर्च की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर क्या होता है। हम शोध कर रहे हैं, ठीक है। तो शोध में हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें रिसर्च करनी किसके बारे में है। अब मान लीजिए कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस को अगर उसका प्रॉफिट फॉल हो रहा है या उसकी सेल्स कम हो रही है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप। समस्या का निर्धारण करना। जिस चीज़ को लेकर आप कार्य करना चाहते हो, शोध करना चाहते हो, तो वो चुनौती जो आप स्वीकार करते हो कि मुझे इसके कारण पता करने हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम, समस्या, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कैसी हो सकती है? अनुभाविक समस्या हो सकती है, एम्पेरिकल प्रॉब्लम, विश्लेषणात्मक समस्या हो सकती है, एनालिटिकल प्रॉब्लम, या मानवीय समस्या हो सकती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मेटिव प्रॉब्लम। अब ये अनुभाविक समस्या क्या होती है कि कोई भी रियल हम जो अनुभव के आधार पर उसे हम ढूंढते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर हम अपने प्रॉब्लम को समाधान जो है तथ्यात्मक अनुभव के, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको सर्च करते हैं। विश्लेषणात्मक होती है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट को पता करते हैं। और मूल्यांकन, जो मानवीय समस्या है वो मूल्यांकन होती है, वैल्यू के आधार पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने ये कहा कि भारत में जो उच्च शिक्षा है वो श्रेष्ठ है, तो ये हो गया मूल्यांकनात्मक हो गई मानवीय आधार पर। और निर्देशात्मक मतलब आप डायरेक्शन दे रहे हो किसी को, तो ये कहा जाएगा कि देश की उच्च शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ होना चाहिए। अब है सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, सर्वे ऑफ लिटरेचर। सर्वे ऑफ लिटरेचर के अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो शोध कर रहे हैं, तो हमें पुराना जो भी लोगों ने उस पे कार्य किया है हमें उसको बहुत आवश्यकता रूप से पढ़ना चाहिए। और जो रिसेंट जो कार्य हुआ है उसको, और उससे कुछ सालों से पहले किसी ने अगर कुछ भी कहा था तो कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसके बारे में किसी ने स्टडी करी, कुछ फैक्ट्स बताए या कोई रिलेशन बताइए, तो हम उसको, उस लिटरेचर को पढ़ते हैं और उसके अंदर से कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइनें जो उसने कही है, कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट उसने कहा है अपने लिटरेचर में, हम उसको अपनी प्रॉब्लम से अगर वो रिलेट करता है तो हम उसको लिटरेचर के अंदर डिफाइन करते हैं। थर्ड आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हम परिकल्पना का निर्माण कहते हैं। इसके अंदर हम जो परिकल्पना एक ऐसा विचार है, एक दशा है या सिद्धांत होती है जो संभवतः बिना किसी विश्वास के स्वीकार कर ली जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि अगर मैं ये कह के चलती हूँ कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से ज़्यादा होशियार होते हैं, तो ये जो है, ये इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके हाँ चलते हैं। परिकल्पना, विश्वास नहीं करा है, हुआ या नहीं हुआ ये नहीं है, लेकिन हम उसको आगे लेके चलते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स निकालते हैं, उसके बाद ये जांच करते हैं कि क्या ये सही है या गलत, कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या ट्रू हाइपोथेसिस है या नहीं। फिर होती है काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। यूनिवेरिएट होती है, इसके बाद मल्टीवेरिएट होती है, एसोसिएशनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल होती है, नल हाइपोथेसिस होती है, शून्य परिकल्पना जिसे हम कहते हैं, या यूनिवर्सल होती है। कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ है कि अगर कोई कहता है कि राम है तो शाम भी है, ठीक है, तो राम यदि राम है तो शाम भी होंगे, तो ये है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। फिर होती है क्रॉस सेक्शनल होती है, अगर हम किसी दो चर को लेते हैं, एक ही समय में चर घटित हुआ है और लेकिन वह कार्मिक परिकल्पना के तहत कारणात्मक का संकेत नहीं देती, कोई कैजुअलिटी का संकेत नहीं देती है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। फिर है आपकी जो हाइपोथेसिस है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या कहते हैं, लघु उद्योगों में, जैसे अगर एग्जांपल दें कि जो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल सिकनेस का जो कारण है वो है लैक ऑफ फाइनेंस, तो दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट। और नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हम ये कहें कि जो लड़के जो हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान नहीं होते, तो दिस इज क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। और नल हाइपोथेसिस के अंदर हम ये कहते हैं, जैसे दो चीज़ों को रिलेट करके, कि मान लीजिए हम किसी बैंक की बात कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक की जो लाभदायकता है उस में सार्थक अंतर नहीं है,
तो अगर हम ऐसा कोई स्टेटमेंट लेके चलते हैं तो वो नल हाइपोथेसिस होता है। फिर आगे आता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम बहुत सारी स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सबसे पहले हम लेते हैं रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आता है। फिर उसके बाद आता है हमारी रिसर्च का नेचर क्या है, हमारी रिसर्च की प्रकृति क्या है। हम तो नेचर ऑफ रिसर्च, प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, निदानात्मक है, जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ी थी वो। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। हर एक रिसर्च का कोई उद्देश्य होता है। अगर आज मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है जिसको मैं पता करना चाहती हूँ, जिसको मैं जानना चाहती हूँ। फिर आता है स्कोप ऑफ स्टडी कि मेरा एरिया क्या रहेगा। अगर मान लीजिए मैं राजस्थान को लेके करती हूँ तो वो मेरा स्कोप है। पूरे भारत को लेके चलती हूँ, सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री को या पर्टिकुलर सीमेंट इंडस्ट्री को लेती हूँ, दैट इज स्कोप ऑफ माई स्टडी। फिर है सर्वे ऑफ लिटरेचर। मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि साहित्यिक सर्वेक्षण जिसे बोलते हैं। फिर है वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस, अवधारणा, चल और परिकल्पना जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस क्या रहेगी। फिर होता है हमारा पीरियड ऑफ रिसर्च कि हम जो है रिसर्च कितने समय के लिए कर रहे हैं, क्या अवधि रहेगी हमारी इस शोध को करने की, ठीक है। उसके बाद हम ये हमारे हो गए रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद हम फर्दर मेथड्स ऑफ कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ डेटा लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्रमांकों का संग्रहण एवं संपादन की विधियाँ। तो अब इसमें क्या रहेगा, आप डेटा के दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक व द्वितीयक। द्वितीयक होता है सेकेंडरी, और प्राइमरी होता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक। जैसे अगर मैं आज कस्टमर से जाके डायरेक्ट डेटा खरीद करती हूँ तो वो प्राइमरी है, पहली बार कर रही हूँ। और अगर मैं किसी अखबार से, किसी मैगज़ीन से या किसी की ऑलरेडी कोई पब्लिश डेटा अगर कोई इंडस्ट्री निकाल रही है या गवर्नमेंट निकाल रही है तो वो अगर उसका यूज़ करती हूँ तो वो सेकेंडरी होता है। नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज। अब हम सैम्पल साइज डिसाइड करना है। अगर मुझे मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट जो पॉपुलेशन को काउंट करती है हर 10वें साल, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसस मेथड, जिसके अंदर सभी लोगों को लिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे अगर रिसर्च करनी है और मुझे राजस्थान पे रिसर्च करनी है, राजस्थान के ग्राहकों को, जो कि ग्राहक मेरी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो अब मैं सारे लोगों का डेटा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। हम रैंडमली उस डेटा को जो भी हमारा सैम्पल है, जो भी हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर से रैंडम सिलेक्शन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं 100 लेना है, 200 लेना है, 500 लेना है, 600 लेना है, ठीक है। फिर आता है सैम्पल साइज डिटरमाइन करने के बाद क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब वर्गीकरण किया जाता है डेटा का, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज के अंदर हम मेथड्स लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा एफ टेस्ट लगाना है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, टेबल्स बनाना है, चार्ट्स बनाना है, ग्राफ्स बनाना है, ये सब होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। नेक्स्ट हम लेते हैं, अब हमारी जब एनालिसिस ऑफ डेटा हो जाएगा तो हमारी जो हाइपोथेसिस हमने डिसाइड करी थी, तो उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस का क्या हुआ, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड और इट इज़ रिजेक्टेड। जो हम सोच कर चल रहे थे वो सही है या वो गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा है कि ये रीज़न इसकी वजह से है। अगर हमारी कंपनी की सेल गिर रही है तो उसके ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद इन सभी को कर एक फाइल का बनाई जाती है। उस फाइल को आप बोलते हो थीसिस बोलो या रिसर्च रिपोर्ट बोलो। तो यहाँ पर जो पूरा लास्ट 10th पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च सिनॉप्सिस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरी रिसर्च को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से उसको लिखा जाता है, ठीक है। जिसमें हम प्राथमिक विभाग, हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है, टाइटल हम लिखते हैं रिसर्च का, अगर हमने वहाँ पर शोध किया है तो हम उस संस्था से क्या कर सकते हैं, प्रमाणित भी करवा सकते हैं। फिर हम आभार ज्ञापन करते हैं, प्रस्तावना देते हैं, ठीक है। जो भी पृष्ठभूमि है, भूमिका है, समस्या है, उनके बारे में हम संदर्भ देते हुए लिखते हैं। अनुकरणिका, हम टेबल वगैरह, ग्राफ्स जो भी लिख रहे हैं उसकी पृष्ठ संख्या वगैरह, इंडेक्स वगैरह बनाते हैं। जो भी तालिकाएं व चित्र बनाए उसकी भी लिस्ट बनाते हैं। मुख्य विभाग हमारा कौन सा रहा है, उप विभाग कौन सा रहा है, फिर उसको बनाने के बाद शोध कार्य हमने क्या करा है, विश्लेषण हमारा क्या रहा है, वर्गीकरण, सारणियन, लेखन व अध्ययन जो भी हमने प्राप्त करा है, निष्कर्ष निकाला है वो। संदर्भ विभाग जो है शोध कथाकार का तीसरा प्रमुख विभाग होता है। इसमें ग्रंथ सूची,
परिशिष्ट का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, 10 पॉइंट्स हैं, इसको ये हमारे हो गए हैं रिसर्च के प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च के अंदर जब हम चीज़ें लिखते हैं लिटरेचर ऑफ रिव्यू कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगी। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव कैसे लिखे जाते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये मैं आपको आइडिया दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका असाइनमेंट जो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन डिटेल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।